Hello and welcome to the first ever exclusive and candid conversation on news television with Narendra Modi, the BJP's prime ministerial candidate. Over the next 6 nights, Narendra Modi, through our channel, will reveal previously unreported insights into how he dealt with challenges, controversies, political conspiracies and political adversaries during the 13 turbulent years as Chief Minister of Gujarat. Tonight, Narendra Modi begins this 6-part series with the surprise decision by the then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee to appoint him successor to Keshubhai Patel as the Chief Minister of Gujarat in 2001. He takes us through the time when the BJP had lost seats in the by-elections due to the administration's mismanagement of the relief and rescue efforts in the aftermath of the catastrophic Bhuj earthquake of 2001. Modi taking his first oath. When the 51-year-old Narendra Damodar Modi was taking his oath as the CM of Gujarat, the history of Gujarat was being rewritten. Now, for the first time ever, the Chief Minister of Gujarat, Narendra Modi, has spoken to the activist and author Madhu Kishwar about all the controversies and contentions that have marked his reign as the Chief Minister of Gujarat. In his entire career span of 26 years, the person who has not even fought a single election, even for a sarpanch, was the BJP's choice to replace the sitting Chief Minister Keshubhai Patel. The then Prime Minister Atal Bihari Vajpayee called up Narendra Modi, who at that time was attending a funeral of a journalist. आज तक का एक कैमरामैन था, शायद गोपाल नाम था, जिसका माधुराव सिंधिया के साथ शायद, तो मैं उसके फ्यूनरल में गया था और वहाँ से फिर मैं अटल जी को मिलने गया था। वो मुझे पीएमओ से फोन आया, तो अटल जी ने मुझे पूछा कहाँ हो, तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो हंस पड़े, बोला तुमसे क्या बात करूँ यहाँ, तो ऐसा करो रात को घर पे आ जाना, रात को घर पे आ जाना, ऐसा करके मैं उनके यहाँ गया था। Now that it was decided that Narendra Modi will replace Keshubhai Patel as the Chief Minister, Narendra Modi, before going to Gujarat, called up Gandhinagar himself in the Circuit House. जब मैं यहाँ आना था मुझे कि भैया मुझे गुजरात जाना है, तो डिक्लेयर तो नहीं हुआ था कि एमएलए मीटिंग होनी थी, उसमें कोई डिसाइड करना था, तो मैंने वहाँ से फ़ोन किया पार्टी ऑफिस को। मैंने पार्टी ऑफिस को फ़ोन करके कहा कि भाई मैं आ रहा हूँ, तो मुझे कहाँ जाना है, मेरे पास कोई रहने की व्यवस्था तो है नहीं। तो बोले जैसा आप कहें। मैंने कहा भाई किसी के घर पे तो नहीं रहूँगा, आरएसएस हेडक्वार्टर पर भी नहीं जाऊँगा रहने के लिए, तो पहले मैं वहाँ रहता था। गांधीनगर सर्किट हाउस में आप कमरा बुक कर दीजिए ताकि सबसे मेरा मिलना मिलना भी हो जाए। फिर मैंने ये कहा कि देखिए भाई कमरा अगर बुक करते हैं किसी एमएलए के नाम पे मत करना, फिर उसमें कंसेशन होता है ना। हाँ, मैंने कहा ये मेरे नाम से होना चाहिए और फुल पेमेंट से होना चाहिए। एज ए सिटीजन मैं ऐसे ही रहूँगा वहाँ। तब तो ये भी पता नहीं था मुझे कितने दिन रुकना है, क्या करना है, मुझे प्रोसेस मालूम नहीं था, मुझे और 6 साल के बाद आया था। लेकिन जैसे मीडिया प्रोएक्टिव होता है तो हवा तो पकड़ गई एकदम से। The man who was away from Gujarat for 6 years first visited his mother to seek her blessings. गांधीनगर में सर्किट हाउस गया, जैसे मैं लैंड करूंगा तो पहले मैं अपनी माँ से मिलने जाऊंगा, मैं मेरी माँ के पास चला गया। After his mother's blessings, he went to the Circuit House where there were people waiting for him. गांधीनगर सर्किट हाउस आ गया।
लोग मिलना शुरू हो गए एकदम से। मिलना शुरू हो गए तो मैंने एक बात देखी, सब लोग जो मुझे मिले वो कह रहे मोदी जी क्या करोगे आप, क्यों ये पद लेते हो, पार्टी तो डूब रही है। दूसरा मुझे लोग बताते हैं नरेंद्र भाई कुछ करो या ना करो, कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, इतना जरूर करना। इतनी परेशानी है गाँव में, बोले बिजली हमको नहीं मिलती है। एक दूसरी बात जो तुरंत छूती थी वो आती थी। कोई ऐसा भी कहता था, हाँ चलो अच्छा हुआ, कुछ अच्छा होगा, चलो भाई काम समय तो बहुत कम है लेकिन पता नहीं कितना कर पाओगे वगैरह वगैरह, कंसर्न भी बहुत लोग करते थे। कोई ऐसा भी कहता था, हाँ चलो अच्छा हुआ, कुछ अच्छा होगा, चलो भाई चलो अच्छा हुआ, कुछ अच्छा होगा, चलो भाई काम समय तो बहुत कम है लेकिन पता नहीं कितना कर पाओगे वगैरह वगैरह, कंसर्न भी बहुत लोग करते थे। 7th October 2001, Narendra Modi left the Circuit House for Raj Bhavan for his swearing in. For this, he went in a friend's Maruti 800 car. On his way, he stopped and prayed in front of the statues of Mahatma Gandhi, Sardar Patel, Baba Ambedkar, Vittal Bhai Patel and Ravi Shankar Vyas. मैं जब मुख्यमंत्री नहीं था और बीजेपी में मैं आ चुका था और चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री बने, केशुभाई पटेल नंबर 2 बने, वो शपथ समारोह था। तो बाद में मिनिस्टर एक्सपांशन का कार्यक्रम था। बाहर जो नए मिनिस्टर बनेंगे उनके लिए गाड़ियां खड़ी थी और वो जब मिनिस्टर बनने के बाद उनको ड्राइवर आकर कहने वाला था साहब मैं आपका ड्राइवर हूं, ये चाबी है गाड़ी की। अखबारों में वो फोटो छपी थी, हम टॉकिंग अबाउट 88-89 का। मुझे शौक लगा था, मैंने कहा ये मैसेज अच्छा नहीं जाता है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये सरकार का हिस्सा है, लेकिन ये भड़काने वाला मीडिया का रोल है। तो मैंने मेरे यहाँ कह दिया था कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद ये तामझाम नहीं करूंगा। तो मेरे दिमाग में वो चीज पड़ी थी, यानी किस चीज को मीडिया क्या कर सकता है, तो उससे बचना है तो क्या करना चाहिए। टू बी वेरी फ्रैंक दैट वाज द रीजन। वो तो ऐसा है, मैं उस समय जब गांधीनगर आया तो मेरे पास तो कुछ था नहीं, तो मैंने पार्टी को कहा भाई किसी कार्यकर्ता की गाड़ी और ड्राइवर को, ताकि मुझे कहीं जाना हो तो उसमें वो कोई, अब तो मुझे याद है, लेकिन वो पार्टी ने किसी की गाड़ी मेरे यहाँ भेजी होगी। उस समय मीडिया का जो मूड था ना, वो बाय एंड लार्ज मोदी को नीचा दिखाना, केशु भाई को अन्याय हुआ है, केशु भाई से लूट लिया है और मोदी ने दिल्ली में कुछ बड़ा खुराफत की है और चढ़ बैठा है, दैट टाइप ऑफ स्टोरीज कांग्रेस को सूट करती थी। मीडिया उस चीजों को चला रहा था। હજુ એ નરેન્દ્ર મોદી અને મુખ્યમંત્રી આમ કઈ શબ્દો બંધ બેસતા નથી. Soon after he took charge as a CM, Narendra Modi sent out his first message to the people. આપ સૌની શુભેચ્છાઓથી, આપની લાગણીથી જરૂર આ કર્તવ્યને પૂર્ણ કરવામાં હું યશસ્વી થઈશ એવી પૂરી શ્રદ્ધા સાથે હું આપની પાસે આવ્યો છું. મારા જાહેર જીવનમાં આ તદ્દન નવું જ કાર્યક્ષેત્ર છે. આ એવું ગુજરાત છે જેની રાજ્ય તરીકેની પ્રતિષ્ઠા અનોખી છે. ગુજરાતવાસી અને ગુજરાત બહાર વસતા વતનીઓને હું મારી હાર્દિક શુભકામના સાથે આ એક નવી જવાબદારીની પ્રક્રિયામાં આપ સૌને સહભાગી બનાવવા, આપ સૌની શક્તિ કામે લગાડવા કૃતસંકલ્પ છું. ગુજરાતમાં વિકાસની અદ્ભુત ક્ષમતા છે અને ગુજરાતની પ્રજામાં કાર્યશક્તિની અખૂટ સંભાવનાઓ છે. આ જ ગુજરાતનું આગવાપણું છે, આ જ ગુજરાતની આગવી ઓળખ છે એમ હું સમજુ છું અને માનું છું કે ગુજરાતની સમર્થતા પણ આ આપણાપણાની સમજ શક્તિમાં રહેલી છે. મારા આખા એ કાર્યશૈલીનો મૂળ મંત્ર છે આપણું ગુજરાત.
આ આપણું જ મારે મન સર્વે સર્વા છે. આ આપણું ગુજરાત, આગવું ગુજરાત. कोई भी चीफ मिनिस्टर शपथ लेता है तो उस दिन रात शाम को वो सभी अखबार वालों के मिलने जाता है, उनकी चैम्बरों में जाता है. मैंने वो नहीं किया. दैट इज नंबर 1. नंबर 2, वो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है. मैंने नहीं किया. मेरा नहीं करने का कारण ये था कि मैं खुद 6 साल के बाद आया था. सरकार नाम की किसी चीज को मैं जानता नहीं था और हॉस्टाइल माहौल है वो मुझे पहले से पता था. मैं जाऊंगा तो बेकार में शब्दों में फंस जाऊंगा. तो मैं थोड़ा चिंतित था कि मैं रियलिटी स्वीकार करता हूं. मेरा मन भी, क्योंकि इन सबसे मेरा कोई नाता भी नहीं रहा था और मन में एक भाव भी हुआ था कि बिना कारण मेरा काफी नुकसान किया है लोगों ने. तो उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ. Next day, Narendra Modi took his first press conference. तो मैं क्या बताऊंगा, वो बड़ी बड़ी बातें बताने को मेरी पार्टी का ग्राफ एकदम नीचे था. दूसरा, किसी को हटा करके हम बैठे थे. तो कोई भी शब्द मेरा इधर उधर चला जाए तो बहुत, मैं पार्टी का भला तो करूंगा नहीं, नुकसान कर दूंगा. ये सारे विषय मेरे मन में बहुत ही प्रेशर था. उसमें मैं प्रेस के सामने गया था. उसमें ये कि हाँ, लेडी पत्रकार है जो हमारी बड़ी क्रिटिक है, उसने मुझे पूछा कि मोदी जी कितने टायर की मिनिस्ट्री होगी आपकी. तो मेरा उस दिन का जवाब था मोदी टायर. इतना रिलैक्स हो गया माहौल, सब हंस पड़े. तो एकदम से मामला साफ हो गया. The first person who went to meet Narendra Modi after he became the chief minister was Ashok Bhatia from the administration department. अब जैसे मैं बना मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बनना बाकी था. मिस्टर भाटिया करके हमारे जीएडी के चीफ थे. आपको हैरानी होगी, लिखने के लिए नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ. मैं सीएम बनना बाकी था लेकिन तय हो चुका था. सीएस मतलब क्या होता मुझे मालूम नहीं था. सी मतलब क्या, एस मतलब क्या, तो मेरा कोई लेना देना नहीं था. तो जीएडी क्या होता है हमें मालूम नहीं था. तो मुझे वो हमारे कार्यकर्ता ने कहा कि जीएडी के चीफ आए. तो मैंने कहा, मैंने गौर सुना क्योंकि मैं इन शब्दों से परिचित नहीं था. तो बोले मुझे मिस्टर भाटिया करके आए. तो मुझे लगा कोई संत वंत होंगे कोई. जीओडी मैंने सुना. मैं बताता हूँ रियली मेरे मन की स्थिति बताता हूँ. तो मैं खड़ा हो गया, वही चीजें वो अखबार को कहते ठीक ठाक की मैं तो बुलाइए. तो वो आए तो पैंट शूट में थे. तो परिचय, बोले मैं भाटिया हूँ. और मैं बैठी वो बैठ नहीं रहे थे. बैठिए. फिर मैं बैठा, उसके बाद वो बैठे. तो वो ब्यूरोक्रेटिक डिसिप्लिन वाले थे. अब हमें ये सब ज्ञान नहीं था. हमसे उम्र में भी बड़े बड़े दिखते थे वो. और बोले साहब मैं यहाँ जीएडी का डिपार्टमेंट देखता हूँ. जीएडी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. तो बोले मैं इसका चीफ हूँ. उस डिपार्टमेंट में क्या आता है वो भी हमें मालूम नहीं था. हम उसको शब्दों को भी समझने की कोशिश करते थे. मैं मेरा बिगिनिंग बताता हूँ. उन्होंने कहा साहब चीफ मिनिस्टर चैम्बर में कोई बदलाव वगैरह करना हो, कुछ व्यवस्थाएं खड़ी करनी हो तो आप बताइए. मैंने कहा देखो भाई, मैंने जो चीफ मिनिस्टर चैम्बर देखा नहीं है. The second officer who met Narendra Modi was the Chief Secretary Subba Rao. According to Modi, when Subba Rao addressed him as Sahib, he felt quite awkward. चीफ सेक्रेटरी मिलने आए हैं, मिस्टर सुब्बा राव थे. तो आए, वो भी आयु में बड़े थे. उनका तो शरीर का स्ट्रक्चर भी ऐसा था कि वो काफी उम्र से ज्यादा बड़े दिखते थे. हमने बड़ी स्वागत किया, उनको बिठाया. तो वो मुझे साफ साफ करने लगे. अब हमने जिंदगी में साफ शब्द सुना नहीं था. हम भाई शब्द ही सुने हुए थे या जी शब्द सुने हुए थे. नरेंद्र जी या भाई साहब ऐसा ही सुना था. साहब शब्द मेरे लिए नया था.
तो आई वॉज नॉट कंफर्टेबल। और मैंने देखा है कि उन लोगों की वो डेमोक्रेटिक अपना ब्यूरोक्रेटिक डिसिप्लिन में है, ये वो करते संभाल करके वो करते हैं। मेरी कठिनाई है कि मैं गुजराती से हिंदी पर कब चला जाता हूं मुझे पता नहीं रहता है। वो उल्टा मेरी तरफ है। According to Narendra Modi, he did not choose even one single officer. He worked with whoever he got. तो मुझे वो कहने लगे कि साहब आपको सीएम को स्टाफ रखना होगा। तो मैंने कहा भाई स्टाफ तो होगा ना, सीएम का स्टाफ नहीं होता है क्या? तब उन्होंने मुझे समझाया कि साहब ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। मैंने कहा भाई मैं यहाँ किसी को पहचानता नहीं, किसी को नहीं जानता, आप खुद ही तय करके मुझे दे दीजिए। मैंने कभी प्यून नहीं बदला, ड्राइवर नहीं बदला, जो सरकार ने दिया मेरा उसी से चलता है, मेरा अपना कोई चॉइस वॉइस नहीं। After becoming the Chief Minister, Narendra Modi even went to IMM Ahmedabad to understand management. सीएम बनने के बाद मैंने पहला काम किया था, IMM हम पढ़ने गए थे। The other person who Narendra Modi interacted with was Principal Secretary P.K. Mishra, who literally held his hand and took him through all the process and the protocols. फिर वो मुझे अफसर मिले। जब पहली बार फाइल आई तो मेरे यहाँ शायद पीके मिश्रा थे, वो इतने सरलता से चीजों को ले जाते थे, वो करवा लेते थे। फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि एक ब्यूरोक्रेट क्या लाइफ होता है, वो जो समझने का अवसर मिला उनसे। उन्होंने मुझे बताया कि आपको यहाँ साइन करना है। मैंने क्या किया, फाइल दी तो मैं देखने लगा। फाइल लाए, मैं देखने लगा। मैंने कहा भाई इतना फाइल मैं कब पढ़ पाऊंगा, और आप तो कहते हैं साइन करो। मैंने कहा मैं पढ़े बिना साइन कैसे कर सकता हूँ? तो उसने मुझे समझाया कि साहब ये मेन चीजें होती है, आप इस पर नजर कीजिए। तो मैंने पढ़ा तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा मुझे ब्रीफ कीजिए क्या होता है, कैसे, मुझे समझाइए आप। और मुझे आदत है जैसे एक छोटे बच्चे को सिखाते हैं, मुझे वो पीके मिश्रा ने सिखाया था। फिर मैंने अपना जेब से पेन निकाली, बोले साहब आपकी पेन नहीं चलेगी, लाल कलर से करना पड़ेगा। वो पेन ले गए, इस कलर से करना। तो मैंने पूछा ये कलर क्यों अलग मेरा, ये ग्रीन क्यों, ये बोले सब मुझे समझाया कि इस लेवल का ऑफिसर इस कलर से साइन करता है। यानी मेरा इस प्रकार से मेरा शुरू हुआ। The bureaucracy got a taste of Modi's style and personality when he met them for the first time. सेक्रेटरी की परिचय बैठक होती है पहले, सारे डिपार्टमेंट के लोग अपने। तो पहली मीटिंग थी, सब अफसर बैठे थे। अब हम उस बैकग्राउंड के उस हमारे मकान में आईएएस ने बहुत बड़ी चीज होती है, ऐसी मन में ने ये सब बड़े लोग हैं, ये मन से धारणा बचपन से है। उनके सामने मुझे बैठना था, तो मैं काफी भीतर से थोड़ा वो था। जब गया तो ये बड़े बड़े लोग हैं, मैं क्या करूंगा जाके, कैसे करूंगा? मैं अपने लोगों को समझा मुझे क्या करना है, क्या करना है। बोले कुछ नहीं साहब, परिचय करना है। हम गए, सब अपना परिचय करवा दिया। 40 करीब लोग हो गए। एक आध को बीच में कुछ पूछ लेता था मैं, और धक्का उनको तब लगा कि उसके बाद मैं सबको नाम से बुलाने लग गया। 40 को मैंने नाम से बुलाया। ये घटना ने शायद उनको पागल करके रखा। उनके लिए संभव नहीं था कि अपने 40 कलीग का नाम वो बोल सके। 15-15 साल से वो काम करते होंगे। मैं नाम से मार्केट, आप क्या कह रहे थे, शिक्षा का बता रहे थे, क्या है ज्योति, आप क्या कह रहे थे, ऐसा फट मैं पूछने लग गया। मैं भी हैरान हूँ, मुझे वो उस समय क्वेश्चन कहाँ से निकले। तो मेरी अपनी जो 3 लोगों की टीम थी, उनके बीच में जो चर्चा हुई, जो मुझे बाद में पता चला, बोले यार सीएम हमको मूर्ख बना रहे हैं। उनको सब आता है, वो फाइल में साइन कहाँ करनी, वो सब नाटक करते बोले। उनको सब मालूम है, बोले आज की मीटिंग वरना ऐसी कोई ले ही नहीं सकता। तो यानी एकदम से रिवर्स थिंकिंग शुरू हो गया।
Soon it was down to business and Narendra Modi had to start dealing with all the files. 3-4 दिन हुए होंगे और हमारे सीएस आए, इससे भी ज्यादा फाइलों का ढेर लेकर के आए होंगे, इससे भी ज्यादा 15-20 किलो वेट होगा। प्यून आकर के मेरे टेबल पर रखा, फिर वो सीएस हमारे बैठे चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने मुझे फाइल दी, साहब ये नर्मदा की फाइल है, ये मुझे भूल गए, नर्मदा तो मुझे याद है, बाकी 3 फाइल बोले राज्य के सेंसिटिव और महत्वपूर्ण इशू है, आप समय निकाल कर इसको पढ़िए, ताकि कभी भी आपको इन चीजों पर पोजीशन लेना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, आपको सारे इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा। मैं ऐसे ही उसकी हाइट देखता था फाइल की 3 बार 4 बार मैंने कहा भाई कब रखिए, लेकिन 2-4 दिन के बाद अपन कब रखिए, लेकिन 2-4 दिन के बाद अपन मिलेंगे। मैं उन फाइलों को ऐसा भी नहीं किया, वहीं रही। मेरे मन से आवाज उठी कि ये मैं ऐसे कोई एकेडमिक स्टडी करके सरकार नहीं चला सकता, आई कांट डू दैट। ये मेरे मन में से आवाज उठी। मेरे अफसरों जो 3 अफसर थे, मैंने कहा भाई ये मुझे सीएस साहब दे गए हैं, मैं तो इतना पढ़ नहीं पाऊंगा, इतना पहले आप लोग मुझे इसका समझाइए, आखिर के ये मसाला है क्या, मुझे कहाँ से शुरू करना, क्या करना। मैं ऐसे ही कि कागज देखता जाऊंगा तो मेरे बस का रोग नहीं है। और फाइल नाम की चीज पढ़ना प्रकृति में ही नहीं है, मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं। 3-4 दिन के बाद सीएस आए, मैंने कहा फाइल में मुख्य बातें क्या है जरा मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने मुझे बताया, मैं कहा मेरे लिए इतना काफी है, आप इसको ले जाइए। उसके बाद मुझे कभी भी इन विषयों का ब्रीफिंग नहीं लेना पड़ा है। अब 13 साल हो गए। मेरा इतना ग्रास्पिंग था उस विषय को, मैं इतनी बारीकी से पकड़ लिया, इन चीजों का उनके मन पे इम्पैक्ट हुआ। फिर वो कभी मुझे कहते नहीं थे साहब इसको देख लीजिए। मैं आर्गुमेंट नहीं करता हूँ जी, मैं I'm a गुड लिसनर, बाहर जो छवि है ऐसा नहीं है, मैं बहुत सुनता हूँ। और मैं आज कह सकता हूँ कि अगर मेरे डेवलपमेंट में रीडिंग ने अगर 30% रोल किया होगा, तो लिसनिंग ने 70% रोल किया है। मैंने बहुत लोगों से बहुत कुछ सुनता हूँ, उसको मैं एनालाइज भी करता हूँ और अलग अलग बॉक्स में माल रख देता हूँ। मैं उसमें मुझे कोई टाइम नहीं लगता है, कोई जरूरत पड़े मैं निकाल देता हूँ उससे। तो ये एक एक्स्ट्रा मुझे मेरी विधा वो डेवलप हुई है। आज भी मेरे अफसर मुझे कोई कागज वगैरह देते हैं तो मैं उनको कहता हूँ 2 मिनट में मुझे बता दो, 2 मिनट में बता दो। 2 मिनट मुझे वो 10 पेज का डॉक्यूमेंट के लिए वो काफी हो जाती है। तो ये मेरा है ना डेवलप हुआ है, और डेवलप हुआ है। As a chief minister, the first thing Narendra Modi did was to transfer some 12 to 15 officials, and this he did not do out of personal vendetta. मैंने कुछ जानकारियां पाने की कोशिश की कि भाई जिनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है और जिसके कारण सालों से एक जगह पर बैठे हुए हैं, ऐसे कुछ लोगों को मुझे टोकन के रूप में ट्रांसफर ऑर्डर करने हैं। अच्छा। ये मैंने को मिस्टर भाटिया को बुला करके कहा, जो जीएडी के चीफ थे, और फिर मेरे जो मंत्री वगैरह थे उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई जरा ये अफसरों के संबंध में आपका क्या ओपिनियन बताइए ना। तो किसी ने 2 का बताया, किसी ने 5 का बताया, किसी ने 3 का बताया। तो मुझे मोटा मोटा एक अंदाज आ जाए मेरी अपनी चैनल से। कुछ मेरे मीडिया के मित्र थे, उनको मैंने पूछा क्या है कुल मिला के कैसा चलता है। कुछ हमने भी पहले सुना हुआ था वगैरह। तो एक 12-15 की सूची मैंने आइडेंटिफाई की। उसमें टॉप सेक्रेटरी लेवल के थे, कुछ जूनियर आईएएस अफसर थे, कुछ जूनियर गैस कटर के अफसर थे, लेकिन एक ही स्टॉक में उनको बहुत ही मैंने ट्रांसफर कर दिया। और ट्रांसफर में उनका साइड पोस्टिंग किया।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ा धमाका था कि ये ऐसे नाम थे जिनको कभी पिछले 25 साल से किसी ने हाथ नहीं लगाया था। 25 साल में हाथ नहीं लगाया। इसमें से कुछ लोगों ने तुरंत इस्तीफे दे दिए। मैंने भी कहा ठीक है, सम्मानपूर्वक जाने का हमें कोई किसी की जिंदगी थोड़ी बिगाड़नी है। लेकिन उससे एक स्ट्रांग मैसेज चला गया कि मेरी जीवन की प्रायोरिटीज क्या होगी। ये करीब ये लोग, इन्होंने ढेर सारे मुख्यमंत्रियों को देखा है, उनके लिए मैं क्या चीज हूं, तो समझना कोई मुश्किल काम नहीं था उनके लिए। 26 January 2001 saw Gujarat hit with one of its worst earthquakes in 180 years. The epicenter of this 7.8 Richter scale earthquake was in Chobari village. The 2 minutes that shook the earth left thousands dead and lakhs homeless. मेरे सामने भूकंप पुनर्वसन प्रमुख दो काम मैंने पहले किए, नर्मदा एंड कच्छ। तो मेरे सामने प्रायोरिटी वही थी, वही किया। तो मैं कहा, मुझे बराबर याद है कि वो मैंने किस बात पे, ये इरेगुलरिटी, करप्शन, भूकंप में ये मेरे ध्यान में आया। गरीब लोगों को परेशान करना, अच्छा, ये बड़ा आगे बोला और वो बेचारा परेशान है। जब मेरे ध्यान में आया इमीडिएट मुझे याद है, मैंने डिसीजन लिया। तो ये बात मुझे जो बहुत लोगों मैं आज मुझे ध्यान नहीं आता कि मैंने ऐसे डिसीजन कैसे लिए होंगे, और मैं कोई ऐसा बड़ा रॉबिन हुड की तरह काम करने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं बड़ा ही वो, लेकिन मुझे टच कर गया होगा तो मैंने डिसीजन लिया। पूरी सिस्टम को मैसेज चला गया कि ये मानवता से जुड़ा हुआ विषय है, इसमें कुछ नहीं। उसके बाद हमने एक काम किया, वो भी शायद उसी समय किया। देन हमने हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि हमको एम्बर्समेंट दो, लोकायुक्त जिसको कहते हैं। अब कच्छ के अंदर किसी भी नागरिक की शिकायत होगी सरकार के खिलाफ, वो सुने। और सरकार को मैंने कहा कि कोई भी नागरिक अगर एम्बर्समेंट के पास जाता है तो सरकार कोई वकील नहीं लाएगी, कोई आर्गुमेंट नहीं करेगी। वो एम्बर्समेंट अगर तय करता है कि अंडर तो इस पॉलिसी उसको मिलने वाला है, तो सरकार को विदाउट आर्गुमेंट दे देना है। 9 months after the earthquake, Modi took charge of Gujarat. His immediate priority was relief, rehabilitation and rebuilding. And his first tour was to Kutch. 3 दिन लगातार कच्छ में रहा था। मैं मालाएं वाले पहनने का कोई कार्यक्रम नहीं किया था। मैंने पहले दिन सूचना दी थी, वरना क्या है, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट देते हैं फोटो के साथ, अभिनंदन अभिनंदन। मैंने पहले दिन कहा, मैंने कहा मेरे नाम से किसी ने एडवर्टाइजमेंट देना नहीं है। तो मैंने जो वो किया तब तो मेरे मन में हम्बल वाला एटीट्यूड था। तो मुझे मालूम नहीं था कि इसके मीडिया को रिएक्शन आएगा। तो मीडिया ने मेरी बड़ी आलोचना की, क्योंकि उनकी इनकम कम हो गई। अब वो मुझे एंगल ध्यान ही नहीं आया, मुझे वो एंगल ध्यान नहीं आया। तो मैं क्या, तो ये हमारे Modi addressed the district officers, but the first message he sent out was that his days start early. मान सिंह ने मुझे बढ़िया बात बताई। हेलीकॉप्टर शुरू में तो वो खुलते नहीं है, लेकिन 3 दिन साथ रहे तो थोड़े बोले साहब हमारा तो पूरा वर्तल से बदल जाएगा। बोला क्यों? बोले पहले तो साहब हमें मालूम था कि 10 बजे का टाइम तय होता था, मुख्यमंत्री 12 बजे आते थे, ये आप तो 9:45 बजे आ जाते हो। तो बोले मैं भी बराबर तो उस प्रकार से अपने आप को पिछले 3 दिन से ठीक कर रहा हूँ। बोले साहब सब जगह तो होगा। तो ये जो चीजें हैं वो शब्दों में मुझे कभी कहनी नहीं पड़ी, उनको व्यवहार से ध्यान आता था। फिर मैं कहीं पर खाने के लिए मना कर देता था। मैं सरकार में मेरा टूर करता हूँ तो भोजन नहीं करता हूँ मैं। तो एक तो मुख्यमंत्री जब जाता है तो उस डिस्ट्रिक्ट की सारी सरकारी बिरादरी को बुला लेते हैं, तो सब बेचारे फाइलें ले लेके घूमते, क्योंकि मुख्यमंत्री पता नहीं कब क्या पूछ लेगा। ये एक बड़ा खौफ रहता है। ये सब मैंने बंद करवा दिया। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस डिपार्टमेंट के लिए आता हूँ उसके जो प्रमुख लोग हैं वो रहे बहुत है। दूसरा मैंने कहा मैं आऊँगा कोई भोजन समारोह, क्योंकि मैंने देखा कि वो 500 लोगों का भोजन समारोह हो जाता था, मुख्यमंत्री के साथ नहीं, लेकिन व्यवस्थाएं बन जाती थी, बजट में होता नहीं था। तो वो अपना नीचे किसी को कह करके करवा लेते।
अब दैट वाज आल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ करप्शन, या तो ऑब्लिगेशन, जो भी हो। मैंने कहा भाई ये मैं नहीं करूँगा, मैं अपना डिब्बा खास हाथ ले जाता था। तो ये चीजें हैं जो इसका मैसेज तुरंत, अब ये मुझे कुछ करने के लिए मैं नहीं करता था। मैं मानता हूँ कितना समय बर्बाद होता है, कितना टाइम करना, घंटे चले जाते हैं। मेरे पास समय है नहीं, मुझे काम करना है। हमारे सीएस मेरे पास आए, मिस्टर सुब्बाराव, बोले साहब कलेक्टर और डीडीओ की अपनी एनुअल कॉन्फ्रेंस है, तो आपको उद्घाटन के लिए आना है। तो मैंने कहा कि साहब मुझे क्या करना है। तब तो मैं सबको भी साफ बोलता था, मुझे कोई ऐसा सारा वो बैकग्राउंड एक अलग प्रकार का था। बोले साहब आप आइए, दीपक जलाइए, और उसके बाद आपको कोई इनको सुझाव देने हैं तो दे दीजिए, फिर दिन भर हमारा मीटिंग चलेगा। तो मैंने कहा इसमें क्या क्या होता है। तो बोले वो हम रिव्यू करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट का, कलेक्टर डीडीओ से। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मेरी ऑफिस में मैंने कहा कि भाई ऐसा करो, उस दिन खाली रखो और कोई काम नहीं करेंगे, खाली रखो। तो हम गए हमारे यहाँ उस मीटिंग में, दिया विया जलाया, फिर उन्होंने मुझे गुलदस्ता वगैरह दिया, सब तालियां वालियां हो गई, सब हो गया। तो मुझे कहा कि आप सीएम बोलेंगे। मैंने कहा भाई मैं तो नया हूँ, मुझे तो सीखना है, मैं क्या मार्गदर्शन करूँगा। तो आप चलाइए, थोड़ी देर में बैठा हूँ, देखूंगा। मैं मीटिंग में बैठा। नॉर्मली एनुअल कलेक्टर डीडीओ की रिव्यू मीटिंग मतलब 10:30-11 बजे शुरू होती थी, 1 बजे तक पूरी हो जाती थी, लंच होता था और सब अपना अपना 200, 250 किलोमीटर से आकर के वापस जाते थे। ये मैंने बाद में सुना, उस दिन तो नहीं सुना। फिर मैं तो बैठा, अब वो सब बैठे। पहले क्या करते थे, मान लो एजुकेशन का विषय तो एजुकेशन सेक्रेटरी आएगा, वो इनको बेचारों को डांटेगा, पूछेगा और फिर आधे घंटे में अपना चला जाएगा। फिर एग्रीकल्चर वाला आएगा, वो आधा घंटा चला जाएगा, वो चला जाएगा। ऐसे ही होता था। हम बैठे तो सबको बैठे रहना पड़ा, एक एक का चर्चा हुआ, मैं लिखता गया क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है। मैंने एक चीज रिक्वेस्ट की, मैं जो बोलते हो वो अपना नाम बता करके बोले, ताकि मुझे पहली बार मिलना था तो मैं परिचय मेरा हो जाएगा। तो सबका नाम मुझे याद हो गया, ये कलेक्टर कौन है, डीडीओ कौन है। फिर लंच का टाइम हुआ, मैंने कहा लंच का समय दे दीजिए सबको, अपन फिर से बैठेंगे। तो मैं बोलता नहीं कुछ, पूरा दिन, रात को 11 बज गए। ये मेरा पहली मीटिंग रात को खाने का, डिनर का व्यवस्था नहीं था, क्योंकि वो तो लंच वाली मीटिंग होती थी। फिर मैं 11 बजे उन्होंने कहा साहब अब कैसा करेंगे। मैं कहा अब तो बहुत देर हो गई, सब थक गए होंगे, तो अब तो ज्यादा क्या परेशान करना। तो बोले नहीं साहब आप बोलिए। फिर जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा देखो भाई अब बहुत देर हो गई है, ताकि आपका शेड्यूल गड़बड़ा गया होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मेरे लिए अच्छा दिन रहा, बहुत कुछ चीज़ें मुझे सीखने को मिली, समझने को मिली, और वाकई मैं आप लोगों की तारीफ करता हूँ, आप कितना काम करते हैं, कितनी बारीकियों से चीज़ों को करते हैं। फिर मैंने उनको कहा देखिए भाई मैं बहुत वर्कोहलिक हूँ, मैं दौरा बहुत करूँगा, अब मान के चलिए कि मैं लगातार एक महीने में 2-2 बार एक डिस्ट्रिक्ट में आना भी मेरा हो सकता है। मेरी आप सबको रिक्वेस्ट है कि मैं आने वाला हूँ तब कि पूरे जिले के काफिले को कभी इकट्ठा मत करना। दूसरा मैंने कहा सीएम आने वाले हैं, सीएम आने वाले हैं, इसलिए सर्किट हाउस ठीक करो, चद्दन नहीं लाओ, पर्दे नहीं लाओ, कलर नया करो, बाथरूम में सारा सामान नया लाओ। मैंने ये सब मत कर, क्योंकि मैंने शुरू के 15 दिन में देखा था कि बाल्टी नहीं आ गई है, नलके नहीं डाल दिए, सब मैंने देखा था। मैंने कहा वो सब करने की जरूरत, एक सामान्य इंसान हूँ, जो व्यवस्था है मैं उसी से अपना साफ सुथरा होना चाहिए, इससे अधिक आप ये सब खर्चे मत करना। दूसरा मैंने कहा कि भोजन समारंभ मैं नहीं करूँगा, तो आप उसको भी अब ये फिर मैंने कहा भाई
साहब आए तो गाड़ी ऐसी नहीं है, इसके चक्कर में मत पड़िए। आपके यहाँ जो भी डिपार्टमेंट के पास गाड़ी पड़ी होगी, मेरे लिए वो गाड़ी काफ़ी है। इसके लिए गांधीनगर से स्पेशल एक कॉन्वॉय आ जाए, फिर मोदी उस कॉन्वॉय में जाएंगे, ये कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी रूटीन कोई भी गाड़ी है तो आप उसको चला लीजिए। और मैंने कहा वहाँ के जो एमएलए होते हैं उनसे मिलने का मेरे लिए कभी समय रखना। जब भी मैं आऊँ तो उनको कुछ कहना है तो जो जनप्रतिनिधि हैं वो अगर समय मांगते तो मेरा समय उनको आप व्यवस्था में रखना। ये मेरी पहले दिन की उनको सूचनाएं थी। तो उनके लिए बड़ी हैरानी थी कि ये ऐसा इंसान है कि जो कहता है ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, साबुन नया लाओ। मैं ऐसा ही मैं मानता हूँ इसने उनको एक चौकस मैसेज दिया कि भाई ये कोई अलग प्रकार की सोच वाला सच में कुछ करना चाहता है। तो मेरी सिंसियरिटी का मैसेज इन्हीं चीज़ों से तुरंत पहुंचने लगा था। और ये सब चीज़ें फर्स्ट 100 डेज की है। एम्पावरमेंट, दैट वाज माय बेसिक प्रायोरिटी। मैं जब पहले 3 दिन गया तो मैंने देखा भाई मुसीबत क्या है। तो निर्णय कौन करे साहब, ये नियम में तो ये होता नहीं है, यही सारी बातें आई। तो मैंने कहा भाई अब ये नियम तो मेरे आने से पहले बने हुए हैं, अब मैं रातों रात क्या करूँगा। मैंने आकर के अफसरों की मीटिंग बुलाई जो कंसर्न अफसर थे। सभी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज होते हैं जिनको कोई न कोई काम होता है। मान लीजिए कोई इरिगेशन वाला होगा तो उसको भी भूकंप में काम होगा, हाउसिंग वाला होगा तो उसको भी होगा, सब वगैरह होगा। मैंने बताया, मैंने कहा भाई ये लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे तो ये परिणाम कब मिलेगा। तो मैंने कहा भैया बताइए आप लोगों को सोच क्या है। तो मुझे एक प्रेजेंटेशन दिया गया। किसने प्रेजेंटेशन दिया? गवर्नमेंट अफसरों ने, स्टेट के जो ये डिजास्टर का काम देखते थे और जो सेक्रेटरी अपने अपने डिपार्टमेंट का काम। मैंने कहा हर डिपार्टमेंट मुझे बताएं कि भूकंप में आज कहाँ खड़े हैं, आगे का उनका रोड मैप क्या है। तो मैंने उसका एक प्रेजेंटेशन लेने का लिए उनको सूचना की। उन्होंने मुझे सारा बताया। जो बताया उन्होंने वो मुझे फाइनेंशियल ईयर के रूप में बताया कि मार्च महीने तक ये करेंगे। तो मैंने कहा भाई पहली बात है ये फाइनेंशियल ईयर अपने के दिमाग से निकाल दो। आप मुझे बताइए दिसंबर तक क्या करोगे। और फिर मैंने उनको समझाया। मैंने कहा आप फरवरी में क्या करते हो उससे दुनिया को कोई लेना देना नहीं है। 26 जनवरी को दुनिया हमारा क्रिटिकल एनालिसिस करेगी। सारे हिंदुस्तान का और दुनिया का मीडिया यहाँ आएगा 26 जनवरी को। इसकी वर्षी वो हमसे ज़्यादा वो मनाएंगे। तो मैंने कहा कि ऐसी स्थिति में हम उन चीज़ों को करें और उतनी तेजी से करें कि 1 साल का हिसाब हम दुनिया को दे पाए। और मैं मानता हूँ ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट जस्ट टू शो द मीडिया, इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैंने कहा ये मार्च वाला सारा प्रीपोन करके मुझे बताइए। तो किसी ने कहा 15 दिसंबर, किसी ने कहा 30 दिसंबर, लेकिन मैंने किसी को जनवरी में जाने नहीं दिया। नथिंग टू डू, मुझे दिसंबर एंड चाहिए। तो सारे रीशेड्यूल हुआ उनका पूरा प्लानिंग। उसके बाद में मुझे लगा अब अक्टूबर में मीटिंग ले रहा हूँ, नवंबर और दिसंबर 2 महीने में क्या करेंगे जो इतने सब महीनों का नहीं किया है। देन मैंने एक विचार किया। 1 आध दिन के बाद मुझे रात को घर आया तो शायद मुझे एक विचार आया तो मैं इसको कैसे करूँ। मेरा एक स्वभाव था, दिन रात चीज़ें मेरे दिमाग में चलती थी और कोई विषय मेरे यहाँ जल्दी इंजेक्ट नहीं होते हैं, जिसमें लगा उसे रखते। तो मैंने सुबह सीएस को फ़ोन किया। मैंने कहा सीएस आज जरा आप जल्दी आइए, मुझे बात करनी है। मैं तो ऑफिस जल्दा चला जाता था, 9 बजे पहुँच जाता था कभी कभी, तो बेचारे आ गए। मैंने कहा मुझे बताइए ये टोटल 38 तालुकास थे जो अफेक्टेड थे। मैंने कहा मुझे आज सबसे ज़्यादा अफेक्टेड तालुका कौन से, उससे कम अफेक्टेड ABC करके मुझे ज़रा निकाल के दीजिए। तो उन्होंने मुझे 1 आध 2 घंटे में सब करके दे दिया। मैंने कहा मुझे काम करना है, सबसे एफिशिएंट अफसर है उसको सबसे अफेक्टेड एरिया में मुझे इंचार्ज बनाना है। तो मुझे ऐसे नाम निकाल के दो। तो नाम निकाल के दिए। तो मैंने कहा अब ये इनकी मीटिंग बुलाओ। उन अफसरों की मीटिंग बुलाई। मैंने कहा देखो भाई आप उस तहसील के आप ही चीफ मिनिस्टर हो, यू आर अ चीफ मिनिस्टर।
और जो भी निर्णय करने हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, जो भी करने हैं आपको करने हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, लेकिन मुझे वहां परिवर्तन लाना है। और दूसरा मैंने कहा हर शुक्र शनि रवि आपको वहां जाके रहना है, खुद ने वहां चीजों को एक तहसील का ज्यादा नहीं। फिर मैं मंडे को रिव्यू करता था। मंडे को 11 बजे इन सबको आकर के मुझे बताना क्या करके आए। पहली मीटिंग में ये सब आए तो क्या कहा, सर ये तो हो ही नहीं सकता है कुछ। मैंने कहा क्यों? बोले हमने रूल्स गलत बनाए हैं, हमने नियम गलत बनाए हैं। तो मैं जब गया था 3 दिन तो लोगों ने मुझे कहा था, सरपंच साहब ये सरकार के नियम में बैठता नहीं है, ये तो मुझे वो सर्टिफिकेट चाहिए तो होगा, उसके पास ये प्रूफ नहीं है तो कैसे होगा। ऐसी सारी चीजें प्रैक्टिकल थी। यानी एक प्रकार से सरकार का स्वभाव है न देने के रास्ते खोजना, ये मूलतः सरकार की प्रकृति है। तो वो मैं सुन करके आया था, तो मैं उसका आंसर ढूंढ रहा था, तो मुझे आंसर इसमें मिला कि भाई यू आर ए चीफ मिनिस्टर। वापिस आगे उन्होंने कहा साहब ये सब हमारे GR कैंसल गलत है, इससे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मैंने कहा किसने बनाए थे? बोले हमने बनाए थे। मैंने कहा अब आप नीचे गए तो आपको पता चला ना जूता कहाँ चुभता है। अब इट इज योर ड्यूटी कि मुझे गुरुवार तक क्या मॉडिफाई करना वो मुझे दिखाइए, और मूल नीतियों के विपरीत नहीं होना चाहिए, ड्रास्टिकली विपरीत नहीं होना चाहिए। गुरुवार तक उनको काम दे दिया मैंने, वो सारी नए। मैंने कहा आज जाने से पहले इसका सरकार ऑर्डिनेंस GR निकाल दे, गवर्नमेंट का कानून निकाल दे। मैंने कहा शुक्रवार जाके इम्प्लीमेंट करके आ जाओ। दूसरे वीक वापस आए, बोले साहब भारत हम तो काम करके दे देंगे, फटाफट होने लगा है। अब ये छोटी छोटी चीजें बारीकी एक व्यवस्था के तहत हमने कर दी। वो गए, कुछ ईसाई अफसर थे जिनको क्रिसमस में जाना था, तो वो एक बहुत बड़ा पंक्चर होता था, लेकिन वो ईसाई अफसर मेरे पास आए, बोले साहब इस बार क्रिसमस नहीं मनाएंगे, हम ये करेंगे। मैं चले अच्छी बात है। और मैं इस बात को 50 लोगों को बताता था, इंस्पायर करता था। देखिए फिर मैंने इसको इमोशनल टच दिया। मैंने घोषित किया अब हम इस बार हम दिवाली नहीं मनाएंगे, दिवाली नहीं मनाएंगे। और मैंने कहा मेरी पूरी सरकार, सभी मंत्री दिवाली के दिन उस गांव में जाके रहेंगे जहां भयंकर आपदा आई थी, तो उनके साथ घर नहीं होगा तो वो टेंट में रहते तो टेंट में रहेंगे। मैं भी खुद गया। एक बहुत बड़ा इमोशनल इफेक्ट था सबके मन में, बड़ा छू गया लोगों को। After returning from Kutch, Modi was very disturbed. He wanted to help and rebuild lives of the people. सिर्फ कच्छ गया ऐसा नहीं, सभी भूकंप पीड़ित इलाकों में गया। बनासकांठा में भूकंप है तो वहां गया, पाटन में भूकंप है तो वहां गया, जामनगर में भूकंप है तो वहां गया। वहां मैं लोगों से मिला, उन सभी 38 तालुका के लोगों को किसी न किसी रूप में मिलना, ये मेरा प्रयास था। ये लाखों घर बनाने कैसे करेंगे? मैं कहा इसमें तो सबको छोड़ना पड़ेगा भाई, तब होगा। तो मेसन्स चाहिए हजारों के तरीके, मेसन्स को हमने कहा ट्रेनिंग करो, तो वो ट्रेनिंग की। फिर हमने कहा स्कूल बनानी है तो गांव के अंदर विलेज कमेटी बना दो, उनको नक्शा दे दो। मटेरियल बैंक बना दी हमने, मटेरियल बैंक, सीमेंट चाहिए, लोहा चाहिए, क्या चाहिए, मटेरियल बैंक से ले लो, कोई खर्चा वर्चा कुछ नहीं। और मैंने लोगों को पैसा दे दिया कि भाई आप अपना स्कूल, गांव की कमेटी बनाएगी, एक टीचर होगा, एक गांव का सरपंच होगा, ऐसे एक कैटेगरी टाइप की, और 5-7 लोगों की कमेटी बना दी। उनको हमने पैसे दे दिए। उनका पहला काम स्कूल बन जाए, ताकि बच्चे अगर नॉर्मल हो गए तो जीवन नॉर्मल की शुरुआत हो जाएगी। आपको जान के हैरानी होगी, पैसे वापस लौट रहे। ये अपने आप में बड़ा ही टची बात थी। हमने उनको पैसे दिए, उन्होंने स्कूल के अगर एक कमरा बनाना सरकार के नियम में था तो उन्होंने 2 बनाए। जगह कम थी तो उन्होंने डोनेट की जगह, अच्छी स्कूल बनाई, पहले से बेहतर बने। ये तो हुआ है पूरे कच्छ में, सब कुछ भूकंप को हमने अवसर में पलट दिया है। वो तो, और वो हमारा मन में था कि अब हम वो मरा हुआ काम नहीं करेंगे, हम
ग्लोबल स्टैंडर्ड पे करेंगे। ये मैं बहुत स्ट्रिक्ट था उसमें, ये नो कॉम्प्रोमाइज। उसका फायदा भी मिला। आज जो कच्छ में आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे तो पूरे गुजरात में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर इन कच्छ, पूरे गुजरात में बेटर देन अहमदाबाद। तो ये उसका हमें फायदा मिला, और ये मेरा मत था, ये आफत को अवसर में पलटना है, ये मेरा बड़ा ही आग्रह रहता था। Narendra Modi first delivered to the people of Gujarat. He then gave a PowerPoint presentation to the Prime Minister Vajpayee on the promises fulfilled. तो ऐसी कई चीजें की, तो हमने काफी यानी जनवरी तक में तो सारी स्थिति बदल दी। फिर मैंने तय किया कि मुझे जाकर के अटल जी को पूरा ब्रीफिंग करूं। तो मैंने टेक्नोलॉजी का तो मेरा स्वभाव था, तो मैंने सारा उस प्रकार से वर्कआउट किया वो सारा मैंने उनको वर्कआउट कर दिया। वर्कआउट कर करके मैंने दिखाया उनको। शरद पवार उस समय भारत सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट के चीफ थे, तो हैरान हो गए। अच्छा, दूसरा मैंने किया काम, पूरी दुनिया की एम्बेसीज को बुलाया। अच्छा। दिल्ली में, वो भी 23 और 24 तारीख की बात है, जनवरी। सभी एम्बेसीज को मैंने रिपोर्ट किया, आपके देश ने हमारी मदद की थी, मैं आपका आभारी हूं। आपने जो मदद की उसका हमने ये किया, दिस इज द सिचुएशन। सामने से मैंने इन्वाइट किया था। मैं खुद दिल्ली जाकर के अटल जी के घर में ये पूरा मैंने ब्रीफिंग किया। तीसरा मैंने किया, दिल्ली में मैंने प्रेस को बुलाया, प्रेस को पूरा ब्रीफिंग किया, मैंने पूरा ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन दिया। 26 जनवरी को सारा देश का मीडिया, सारे देश का मीडिया यहाँ था, और 26 जनवरी को 1 साल के बाद उन्होंने तारीफ की है कि सचमुच में गुजरात में पीड़ितों के प्रति पूरा ध्यान दिया जाता है, काम सही दिशा में चल रहा है, तेजी से चल रहा है। इस टाइप का छोटा मोटा 80-20 तो होगा, लेकिन बाय एंड लार्ज वन कैन से, इससे क्या हुआ, मेरे अफसरों का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। जो लोग शुरू के 8 महीना गालियां खाई थी, उनको लगा चलो यार अब कुछ बात बनेगी। उसने उनको काम करने की ताकत दी, और उसमें उनको ये मेरी स्ट्रेटेजी, ये अप्रोच, ये सारी चीजें बहुत पे कर गई। 13,805 people lost their lives in the earthquake in Gujarat. 67,000 lakhs of people were injured. More than 12 lakhs houses and buildings were destroyed. In the first 4 months of his taking charge, Narendra Modi showed what he was capable of doing. Professor Madhu Kishwar is with us, and so is Professor Madhav Nalapat, consulting editor, NewsX, to put Mr. Modi's reflections into perspective. So let me begin by asking my first question, Mrs. Kishwar, Professor Kishwar, the one inescapable impression one gets after listening to this interview, your reflections, his reflections, is that how new Mr. Modi was to the job of running the state administration at a time of crisis. We got the impression that Mr. Modi was somewhere awed at the enormity of the challenge and exercising administrative authority at such a critical stage. Did you get that sense? Was he emphasizing his newness to this whole? Yeah, I think the best part of Narendra Modi, not just in this interview, but what his bureaucrats told me, and I interviewed scores of them at all levels, that he never tried to pretend he knew what he didn't know. Also that he was a very fast learner, even though he came as a total novice, but within days he picked up so fast, and that he was running so far ahead of them, they found themselves breathless. The speed with which he picked up the reins of governance and the intricacies of it, the manner in which he went about studying issues, and not just governance issues but development issues systematically, left all his bureaucrats astounded. But what is more important is that while he was new to governance, but because
as a BJP organizer, as an RSS organizer. He had traveled the length and breadth of the country. He knew not only Gujarat like the backside of his But you never got the sense, Professor, that in your interactions he felt that the lack of administrative experience was a disqualifier. You never got that sense from him. Simply because it's not from him, it's from his bureaucrats. I think I understood him far better through his fellow officer, bureaucrats, his political colleagues, people who've interacted with him. It's they who gave me a sense of who he was, and I'm so glad that I promised to myself that I would not meet him, I would not talk to him, I would not interview him for the first 6 months of my study, so that I had a good idea of who this man is, what kind of mark he's leaving on governance, what is his work style, what is his mool mantra, so to speak, what is his DNA. And it's when I had a good sense of who this man is through his work at the ground level, through various accounts of his officers at all levels, from the junior most IS officers to education department officers, to school principals, to of course senior officers within the Chief Minister's office or in the Chief Minister's Secretariat. It's after getting a good grasp of it that I met him, and I think that's why most of what he said didn't come to me as a surprise. I'd already heard. Professor Nana, his views are in stark contrast to the BJP's criticism of Mr. Rahul Gandhi's unsuitability, as it were, to lead government on account of the lack of his administrative experience. How do you explain this? Well, I'd like to say that the fundamental difference between Narendra Modi and Rahul Gandhi is that Narendra Modi accepted every responsibility given to him, whether small or large, in the sense when he was offered the Chief Ministership of Gujarat, which frankly was a crown of thorns at that point in time, he took it gladly. He never for a moment hesitated. The problem with Rahul Gandhi, he has been hesitating to take up a cabinet level job. He's been hesitating to take up even the, any kind of really substantive job offered to him. Now, may I just go a little further and talk in terms of Indira Gandhi. Now, if you look at Indira Gandhi, she gladly accepted responsibility for being the Congress president. She gladly accepted responsibility for being the Prime Minister. She did not hesitate. At the same time, there was a strong band of critics against her. Yes. At the same time, she took bold decisions. Now, Modi takes decisions. Rahul Gandhi, I'm not very sure, is able to take decisions. Okay. Let's move on to the second. Well, sorry, you wanted to... No, I think the big difference is that Modi knew Gujarat well. He had lived in hundreds of villages, not just in Gujarat, but thousands of villages of India. There was a certain familiarity. And he knows every corner. And he knows the problems because he's interacted with people in a very deep way. But someone says that Rahul Gandhi has also done his homework. He's been traveling, he's been part of the youth Congress. Casual visits is different, but living with people constantly, almost like a hermit or sannyasi, is a totally different ball game. And engaging with the problem. Secondly, also an obvious... Does it give you an insight of governments and the way administrative machineries work, and does that actually translate into being an effective manager? Well, there'll always be a debate on that point, and therefore I just want to move on. Professor Kishore, the second big takeaway from Modi's words is his emphasis on austerity and simplicity and de-emphasizing personality. That's a sense one gets after listening to his reflections. Absolutely. I think contrary to the myth around him that he's a authoritarian, he's a one-man show, one of the things that came across very vividly by talking to his officers, not so much talking to him, because how a person presents himself is not as important as how his colleagues view him. There are certain things that almost every officer or everybody who has come in contact with him will say. Firstly, he's an exceptionally good listener. Never yells, has never screamed, has never thrown a tantrum. Secondly, pays attention to details. Any development project, it's not like it's not like broad strokes is what he will know. He knows the starting point to the end point, every nitty-gritty, and has eye on detail as well as the big picture. Thirdly, he's very good at assigning responsibility. Teamwork requires that you trust your colleagues, and I think the
quintessential Modi as far as good governance track record is concerned. It's to do with him having created a team Gujarat, Okay, both but- within the bureaucracy and Right. within the political party, Okay. that is the BJP. Professor, it's interesting that Mr. Modi has stressed on de-emphasizing personality so much in this particular reflection of his. When the BJP's campaign is so intensely focused on Mr. Modi and his cult. Well, Rahul, you can't blame the BJP for that, for the simple reason that Vajpayee lost the election in 2004. The party failed to come back to power in 2009, and quite frankly, the BJP has not really gained a lot of popularity as a party. Right. It's only because of Narendra Modi. Okay, it's only because the but Professor public. Kishwar, did you, when you were speaking to Narendra Modi, did you ever stress on this one particular point that political praxis, the campaign, there's such an emphasis on his image? Is he uncomfortable with it at any level? No, I think I would rather talk about something else. See, the reason I started this study is that we were given this image of Modi as a demonic power, a real Rakshas who had crushed people in his state, who was responsible for all kinds of horrible things. And I went to check out for myself, because something about the hideous exaggerations that were going on through the media, also my own academic colleagues who were writing on Gujarat without ever having visited Gujarat. What came out stunningly for me, and that you see in Modi's first few days as chief minister. You saw, for example, the footage. But did that person change? No, Did that no, person no. the person who talks about his first few days in power, about not wanting to, be photographed in the CM's chamber at the very outset, etc. Has that person changed? Does he now sort of like the limelight and be at the center? Well, it's an important No, point. first thing is, how did I start by understanding Modi? I didn't go straight to Gujarat riots. I didn't go to Godhra. I said, let me understand who's the man who landed in Gujarat on October 7 as chief minister. Okay. Who's the man who was sworn in? What did he tell the people of Gujarat? What are the promises he made? Because I was given or led to understand that he was sent to make Gujarat a laboratory of that's what he aggressive said. Hindutva. Now, what But are the 13 things that years come out? later, No. First, he's let's been talk a chief about. minister for Let's 13 first years. talk about what are the things he promises and whether or not he delivered each one of them. Firstly, from day one, you saw October 7, October 11 speeches. Yes. The first few That's right. addresses to Gujarati people. Yes. He starts with talking about 5 crore Gujaratis. There's no reference to Hindus, Muslims, upper caste, one lower caste. understands One that. second. I'm coming back no, to no, the no, point no. I about- want to emphasize this. Yes. Then there is talk about making our unique Gujarat a Garvi, vibrant Gujarat. Yes. A Gujarat that the world will look up to and will want to emulate. Gujarat that doesn't follow others. Then he talks about zero tolerance But for later corruption. on, you would have to I admit, want to. Professor, I that want it to gets go very through the tied list. in with his own No, personality, no, doesn't I it? don't think so. I don't think so. The media does. His enemies do get obsessed with this. But there's a personality. campaign No, built but around please, him. There are please, posters that please, have no, been put let's out. not get on to that. Let's first stick to what we showed in this episode. The Modi of October 2001. He's emphasizing governance, pro-people governance. He's saying the success of my government will be measured by the fact that all the 5 crore Gujaratis can own it and say, this is my government. That is Samaj and Sarkar working together. That's what he emphasizes. Corruption will not be tolerated, and there'll be institutional mechanisms. No transfers, no suspensions, no big drama. understands that. One. Yeah. Farmers' issues, Yeah. water, Yes. electricity, these will be priorities. Rehabilitation of earthquake victims. No, but and he speaks resurgence as someone. of that. One understands Border that. But security. once- No. but he's speaking, I'm Professor. saying, Professor, no, one I second, want to please. emphasize. He speaks as somebody who was happy doing the work from the back. He's somebody No, who but wasn't why don't we- comfortable with why- holding press conferences. Doesn't matter. That's changed. That, see, Does that the role... does the- power do that to somebody? No, I don't want to come to that first. I'm just saying, what is it that he's promising? Is he delivering that or not? Is he saying, I'm going to be the big daddy? He's saying, I'm going to give you good governance. I'm going to curb corruption. I will have zero tolerance for that. I will tackle poverty and unemployment. And government will become an instrument of Lok Seva.
Okay. Gram Shakti, Samras Panchayat. I want One's the understood Gram that point. Sabha to be the instrument But where did Modi of... become the driving engine Wait, please. of Gujarat? Because I'll there's been a come linkage. to that. I'm Yeah. saying these are the promises and the kind of powers devolved upon Gram Sabhas, that it is more important than Lok Sabha. Decisions must be taken here. But Development somewhere- must be executed. Now, the point is, Yes. because... Somewhere it's become plebiscitary. Why? In the image. Why? Yes, okay. Why? Two reasons. One, that he actually starts delivering. And people start then looking up to him. A politician who honors each one of his promises. The promises that he made within the first 2-3 days, how to the hilt he tries to actually deliver honestly, sincerely, working 19 hours a day, 18 hours a day, 365 days a year. Secondly, very innovative approaches to governance, to curbing corruption, which you will see in later chapters, which I have described in later chapters of my book and will also be in book 2, book 3. No, I understand that. I just now want the to, point is, because he starts But getting public demonized. approval, acceptability, applause is a very heady thing. It can He easily... got demonized. What are you saying? Applause. No, a lot of people, Excuse you're me? saying, in Gujarat, who felt that, he could do no wrong for them. And therefore, I just want to get in and understand also the phenomena. I haven't had the occasion of sitting across the table from Mr. Modi and interviewing as you have, and you've spoken to obviously a large number of people. But Professor Nalapat, when do the lines blur? When is it that you begin to identify so much with the work that has gone in, arguably, that you think it cannot happen without you, that you're completely not? Well, Rahul, I think, it would be a trifle unfair to say that Mr. Modi likes this huge publicity that's around him. The fact of the matter is... So he won't mind if the campaign that is being run today doesn't have his photograph? Rahul, I'd like to say very clearly that our country needs No, but people... would he mind or would he not mind? Well, Professor look, because, I'm saying everyone... the media should answer this question. Why did No, you because make posters it? are being put out by Wait the a BJP. minute. So are Rahul Gandhi. So let's not talk about posters. But that's different. Wait. Let's come Because the to... BJP always says how that did the he Congress become- derives its, legitimacy I'm from one saying, family. The who BJP doesn't made- claim that. Who made Narendra Modi centerpiece of every TV program for 12 years as a demon, as devil incarnate? It's the media. The media has to ask questions, ma'am. These are legitimate questions. And I'm saying, once you do that... Now As an author... Wait. Who was researching Mr. Modi, you're entitled to ask those questions. I'm asking... And did you ask the question, therefore, whether he's comfortable still with this almost hagiographic representation of him? Firstly, who's done it? BJP hasn't done it. BJP has never lionized him in the way that ordinary people are doing. The lads who flock to his rallies, this is the one leader, people who coming to his rallies are not paid. They're not given any incentives, as is happening in most other people. One second. Media demonized him. The academia demonized him. The NGO sector demonized him. All the political parties demonized him. Who lionized him? His colleagues are always trying to cut him to size most of the time. Okay. The point is, it's the people of India because of his track record, not because he's handsome. I want to make a point. I understand where Professor Kishore is coming from. She's close to the subject, and No, therefore it no. becomes I'm difficult, saying, Professor. why is the media not answering? Because we don't know What did you do if all people this who while? are bused to the rallies are paid or not. We can't sit here in judgment of all of that. But By yes, which fundamentally logic, every speaking, party should have 6 lakh people? It's not happening. Perhaps. Every leader I'm should not be able to sitting do here that. and No, Rahul, can't I just want to make decipher I want the to make... Modi phenomena because I haven't interviewed him. I haven't been in a Forget closed Modi. room with him. But no, and That's neither have I not the undertaken a phenomena. study His of him. work is the What I can phenomena. understand is that somewhere along the line, it seems, after 13 years, he's comfortable, at least prima facie, he's comfortable with posters that have come out which depict him alongside Atal Bihari Vajpayee as the champion of the Bharatiya Janata Party. Professor. Well, Rahul, let's be honest. I mean, you have, Barack Obama as the President of the United States getting a lot of news time.
You have leaders getting a lot of news time. You have Vladimir Putin in Russia getting a lot of news time. The fact but this is, party is no, different. I'm sorry. It's the party who says like that to we say don't whether- lionize one I'm individual. sorry. It's the I'm RSS very who comes sorry. out May and I says say, one person does Rahul, please is allow not the me party. to allow Yes, me to of course. complete my sentence. Yes, Professor. I'd like to say that whether Jawaharlal Nehru or Indira Gandhi or even on a people who have not been there, for example, VP Singh, the effective role in this country, whenever there's been a strong leader, it's been a kind of a presidential form of government. It happened with Indira Gandhi. It happened with Jawaharlal Nehru. It is almost a presidential form of government in which Nehru, in a sense, was the symbol of the party. Indira Gandhi was the symbol of the party. That is the reality today in Indian politics. And I don't think, Well, no, Professor I Kishore, don't. is Modi comfortable with that? You know, I don't know what kind of psychoanalysis has been going on, starting from my colleague Ashish Nandi. People who don't know him are trying to forever figure out. I'm saying I tried to know him only through his work, not through his words, not through saying, are you a good man, are you not a good man, are you comfortable or not. I look at his conduct with people as people describe, not him saying, I'm very good to people. No, how his colleagues, how ordinary farmers, how ordinary fishermen, panchayat heads, school teachers who interacted with him. That's what my book and my study is about. Not about psychoanalyzing him, trying to understand him through the eyes of his people. Hindus, Muslims, rich, poor, tribals, fishermen, street vendors, auto rickshaw drivers, taxi drivers, professors. But you've all of charted it. a trajectory. I have. You And have. But tell me secondly, something. At if the I end hadn't, of this, if I at the hadn't end done of this, that, if he wins this election and moves to the center, now I just want to ask you a simple question. This personification of Modi will only intensify. Obviously, he'll be the Prime Minister of this country. Do you think, after having spoken to him, did you ever ask him the follow-up question as to whether he's comfortable with what is transpiring today? That's all I'm asking. transpiring, you mean the personality card? Yeah, Firstly, absolutely. it's not of his making. Okay. It's people because of his work. Anybody who's visited Gujarat as a migrant laborer, as a truck driver, or as a visitor or a tourist has become a brand ambassador for Narendra Modi. He didn't ask them to be, okay? Secondly, I say focus on his work instead of on him, which is exactly what I tried to do. Okay. It's only after understanding his work that I went to talk to him. I didn't care to even talk to him. I didn't know him for even 2 minutes when Right. I started this work. Yes. And the point I'm trying to make is if you don't want personality cult, it's for the media and for his critics to actually do an honest engagement with his work, which is what has made him. It's the Well, are you khushbu of his suggesting that the work. media has been dishonest Totally. in reporting Absolutely. Mr. Modi and his Absolutely. and his You- work on the ground? Yes, Well, you, I think you demonize that might a man who that might tried be- to do that might be the a great utmost good. disservice to the image of the media. I think the media can't be hauled over the coals here. Professor, before we wrap up, is the media to blame? Can we take that position tonight? Well, Irrespective of our own personal Look, predilections, can we say that the media should not be asking the uncomfortable questions, the difficult Well, questions? You or never asked or even the even a probing, simple or even the question. probing Well, questions. My complaint with the I think media there are enough is who will ask those No, questions. Rahul, Professor. you actually, the media didn't even ask him simple Rahul, questions. my only point- Topi and puppy is no, all that you I'd went like on to and say on a about. simple point. I am That's deli- because I'm politicians I'm- raised those Rahul- issues. Topi and Rahul- puppy were raised no, no. by politicians. You never talked about 24/7 And I think the media was, electricity. and You the never media talked was about only, how he reached the media was piped only water. reporting, No, but was reporting No, controversy. you were not. which Why is- were you not reporting what it took for him to transform earthquake-ravaged Kutch? Why didn't you report on what it took for him to give 24/7 electricity I think the media to has the been. farthest I think the village? media has been fair. Water. I think the media has Water been fair, but it's not harvesting. about the No, media, Rahul, really, are we? I'm We are sorry. decoding It is about Modi here. the We're not media. decoding the media. I Professor. want to add my point here. Yes, very quickly. I am delighted that the media is tearing into Narendra Modi. Absolutely, you I should be wish, delighted. I wish it to tear into Mrs. Sonia Gandhi. I wish it to tear into other leaders in the same way I think- as this tearing into I think Narendra if you Modi. look at the trajectory of the Rahul, reporting over the last 4 or 5 years, down to the dual power centers in the today. Congress, I don't think to so. people I don't wielding think power so. without responsibility, I think Even I think we're today. missing the wood for the trees. No, But we're I'm leaving it at sorry. that. You have only We'll be returning demonized, tomorrow. And Okay, you're paying the price for we'll it. be returning The tomorrow. man doesn't even want to talk to the media, and you get then all Well, many people would heads say up. that he doesn't want to face the uncomfortable Face? questions, but that's Well, that, you know, have no questions. the point Topi is- Univeni, is that a question? Okay. You don't the point look is, at his work. Professor Kishore, I can Topi, understand. Topi, I can mean, how understand, many hours? and the idea behind having this
post-discussion is to put these things in perspective. So I'm glad that the two of you, two professors on this show, are doing so. We'll be back tomorrow with another episode of Decoding Modi. Do stay tuned. Don't go away.